स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। हमारी आज की कहानी है माँ का शव। भैया ये क्या हो गया? माँ हमें ऐसे छोड़कर चली गई और आप लोगों ने हमारी प्रतीक्षा भी नहीं की। माँ की अर्थी लेकर यहाँ आ गए। बेटी शमशान घाट में पहुंचकर रोते हुए अपने भाई से सवाल पर सवाल किए जा रही थी। भाई रमेश बोला, हमें माँ का शव लेकर आना पड़ा बहन, तुझे आने में बहुत देर हो रही थी। वह क्या है ना भैया, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई इसलिए पहुंचने में देर हो गई, बेटी बोली। बेटी अपनी माँ से लिपट लिपट कर रो रही थी। उसे बहुत बड़ा झटका लगा था कि इतनी जल्दी उसकी माँ भी परलोक सिधार गई और अब इसका उस दुनिया में कोई नहीं है। कभी माँ के आंचल को पकड़ कर रोती, कभी माँ के माथे को सहलाती। माँ के सिर पर बंधी पट्टी सरक गई तो उसे देखकर वह चौंक गई, क्योंकि पट्टी हटते ही जो देखा उसे देखकर उसके होठ होश उड़ गए। फिर वह पूरी बॉडी को ध्यान से देखने लगी। तभी उसे आंचल में बंधा एक पत्र मिला। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उस पत्र में लिखा था कि उसकी माँ मालती जी अभी कुछ दिन पहले ही अपने बड़े बेटे और बहू के घर रहने के लिए शहर आई थी, क्योंकि उनके बेटे की नौकरी शहर में ही थी और वह अपने बीवी बच्चों के साथ शहर में ही रहता था। जब तक मालती जी के पति कृष्णकांत जिंदा थे तब तक वह उनके साथ गांव में ही रहती थी। बड़े बेटे की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी शहर में मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई थी, तो पिता ने भी उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से कर दी थी। हालांकि पिताजी और उसकी माँ गांव में ही अपनी जात बिरादरी की लड़की से शादी करना चाहते थे, जो कि बड़ी सुशील थी, पर बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और उन्होंने उसकी पसंद की लड़की से उसकी शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न कर दी। बेटा अपनी पत्नी को लेकर शहर में हमेशा के लिए जा बसा और अपनी ही दुनिया में रम गया। बेटे की शादी के कुछ साल बाद कृष्णकांत की तबीयत अचानक से गिरने लगी। बीमारियों ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया था और अब वह अस्वस्थ रहने लगे थे। उनके हार्ट में ब्लॉकेज हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि उनके पास 3 महीने से ज़्यादा का समय नहीं है, तो उन्हें अपनी छोटी बेटे की शादी बड़ी चिंता होने लगी। प्रिया शादी के लिए एकदम से तैयार नहीं थी, क्योंकि वह शहर जाकर हाई स्टडी करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। कृष्णकांत जी ने अपनी बेटी को अपनी कसम दे डाली कि बेटी मेरी बात मान और तू शादी कर ले। तब जाकर प्रिया किसी तरह से शादी के लिए तैयार हुई। कृष्णकांत जी ने शहर के किसी बिजनेसमैन से उसकी शादी कर दी। अब घर में दोनों पति पत्नी ही रह गए थे। मालती जी का ज़्यादा समय कृष्णकांत जी की सेवा में ही बीत जाता था। समय बीतता गया और कृष्णकांत जी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। बीमारी तो किसी दीमक की तरह उनके शरीर को खोखला बना रही थी। कुछ दिनों तक कृष्णकांत जी यूं ही बीमार रहे। उनका अच्छे अस्पताल में काफ़ी इलाज भी करवाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया था। अंत में उनके प्राण शरीर से छूट गए। पति की मृत्यु के बाद मालती जी के जीवन में जैसे तूफान आ गया था। गांव में अकेली रह गई थी और उन्हें उनका घर काटने को दौड़ता। न ही वह ठीक से खाती थी न पीती थी, ऐसे ही बस गुमसुम पड़ी रहती थी। धीरे धीरे उनकी भी तबीयत नाजुक रहने लगी। जात बिरादरी और समाज के डर से बेटा उन्हें अपने साथ शहर ले गया। क्योंकि बेटी की भी शादी हो चुकी थी, इसलिए शहर में बेटे के पास रहने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। थोड़े समय पहले ही वह अपने बेटे के पास शहर में आ गई थी और वहीं रहने लगी थी। हालांकि मालती जी के दोनों पोते बड़े हो गए थे। सभी बच्चे काफ़ी समझदार थे, लेकिन उनमें संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और संस्कार होते भी कैसे? जैसी माँ वैसे ही बच्चे थे, बस अपनी ही दुनिया में मस्त मौला जिंदगी बिताते थे। कभी दादी से प्रेम से बात नहीं की दादी तुम कैसी हो, क्या कर रही हो? उन्हें इस चीज़ में कोई लेना देना नहीं था। जब बच्चे छोटे थे और गांव आते थे तो दादा दादी कहकर चिपक जाते थे, पर वहीं बच्चे बड़े होकर जैसे दादी को देखकर भी अनदेखा कर देते थे। छोटा पोता जो कभी कभी दादी को देखकर हंस मुस्कुरा देता और बात कर लेता। बेटे और बहू को तो कोई फुर्सत नहीं थी। कहने को तो बहू हाउसवाइफ थी,
लेकिन फिर भी हर समय कभी किटी पार्टी तो कभी सहेलियों से गपशप में लगी रहती थी। यदि फुर्सत मिलती तो घर का काम कर देती, और जब भी उसका पति रमेश ऑफिस के काम के सिलसिले में बाहर जाता तो अपनी मम्मी को हर हफ्ते अपने घर बुला लिया करती थी, क्योंकि उसका मायका उसी शहर में था। दोनों माँ बेटी दिन भर हंसी मजाक किया करती थी। मालती जी जैसे गांव में अकेली थी, वैसे ही शहर में बेटे बहू के रहने के बावजूद भी यहाँ अकेली ही रह गई थी। मालती जी के आने पर बहू की तो जैसे खुशी ही छीन गई थी। बहू उन्हें हर समय ताना मारती, सबके सामने तो मीठी मीठी बातें करती, लेकिन जब कोई नहीं होता तो वह उन्हें सुनाने से पीछे नहीं हटती। एक दिन मालती जी की बेटी प्रिया का फोन आया। उससे बात करने के बाद मालती जी बहू के किचन में गई और लड्डू बनाने लगी। तभी बहू सालू उनके मुंह पर अपने बेटे को देखकर ताना कसने लगी। बेटा, हर समय मीठा नहीं खाया जाता, हेल्दी खाना खाया जाता है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये कहाँ से सीखा तुमने? मालती जी सब समझ रही थी कि बहू अपने बेटे को नहीं, मुझ पर ताना कस रही हैं, तो उन्होंने अपने बेटे से बात करने की सोची। हालांकि वह अपने घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी। अपने बेटे बहू के झगड़े का कारण वह नहीं बनना चाहती थी। हर रोज ताने सुनते सुनते वह तंग आ चुकी थी। एक दिन जब बेटा घर आया तो उन्होंने बोल दिया, बेटा, बहू मुझे हर समय क्या क्या उल्टा सीधा बोलती हैं। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, मैं अभी पूछता हूँ। और उसी समय वह सालू के कमरे में गया। सालू, माँ ये क्या शिकायत कर रही हैं? तुम उनसे बहस करती हो, उनको ताना देती हो। अरे मैं तो उनसे कुछ नहीं कहती, वो तो मैं बच्चों को बोलती हूँ। अब क्या मैं अपने बेटे को भी कुछ ना बोलूँ? लड्डू हर समय नहीं खाते, उन्हें न समझाऊँ तो किसको समझाऊँ? माँ जी तो हमेशा गलत मतलब निकालती हैं। अरे मैं उनकी पसंद की लड़की नहीं हूँ ना, वो तो गांव की कमली से तुम्हारा विवाह करना चाहती थी, इसलिए मुझसे चिड़ी रहती हैं। जाकर देखो तो किचन में मैंने माँ के लिए क्या क्या बनाया है, उनकी पसंद की पूड़ी, मालपुआ और ना जाने क्या क्या। माँ जी मुझे ही गलत ठहरा रही हैं और आपको मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। ये सब कहकर सालू मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। बहू बेटे तेज तेज कमरे में चिल्ला रहे थे कि बाहर बेटी माँ सब सुन रही थी, और वह समझ गई कि अब बेटा कमरे से आकर मुझ पर ही बरसने वाला है। और ठीक वैसा ही हुआ। रमेश आया और माँ पर झल्लाया, बोला, माँ एक तो बेचारी दिन भर तुम्हारी सेवा करती हैं, और घर में जाकर देखो कितनी बहुएं सास से काम करवाती हैं। वह तुम्हारे पैर दबाती है, फिर भी आप कुछ न कुछ बोलती हो। माँ शहर की पढ़ी लिखी होकर भी वह तुम्हारा काम करने से पीछे नहीं हटती। तुम्हें गरम गरम रोटियां सेक कर खिलाती हैं, समय समय पर दवा देती हैं। तुम्हारी भी तो बेटी किसी घर में ब्याही है, अगर उसके साथ कोई ऐसी हरकत करेगा तो कैसा लगेगा तुम्हें? अब जाकर बहू से माफ़ी मांगो, और आइंदा मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अगर उनसे कुछ उल्टा सीधा किया तो उसकी जिम्मेदार भी तुम ही होगी। सोच लो। छी, शर्म आती है मुझे आपको अपनी माँ कहने में। और क्या आपकी उम्र है लड्डू सड्डू खाने की? छोटी छोटी बातों को इतना तूल मत दिया करो। इतना कहकर बेटा चला गया। अब बहू सालू अपनी उंगली से अपने बालों को घुमाते हुए सांस की तरफ देखकर खूब ठहाके लगाकर हंसने लगी। माँ जी कितनी भोली है आप, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत कीजिएगा। माँ जी, मैंने इतना खाने की वैरायटी आपके लिए तो नहीं, हाँ, पर अपनी माँ के लिए बनाया था। बस खाना अपने मायके लेकर जाने वाली हूँ, समझिए आप। और आज से आपको अपना काम अब खुद ही करना पड़ेगा। क्या जरूरत थी यहाँ आने की, अब तो भुगतना ही पड़ेगा। धीरे धीरे बहू को अपनी सास को परेशान करके बड़ा मजा आने लगा। और एक दिन रमेश शहर से बाहर गया हुआ था। रात के 12 बज रहे थे और मालती जी एक पतली सी चादर जो जगह जगह से फटी हुई थी, उसी में दुबक कर सो रही थी। खुद को बार बार ढक रही थी। सर्दी इतनी भयानक थी कि आदमी पिघल ही जाए। इतनी बार विनती बहू से की कि ये गर्म कंबल लाकर दे दे, लेकिन उसे तो पैसों की पड़ी थी। बेचारी दुखियारी माँ का दर्द भी नजर नहीं आता। जब ठंड ज़्यादा सताने लगी तो वह ठिठुर ठिठुर कर कांपने लगी और सो भी नहीं पा रही थी।
कभी अपने हाथ को रगड़ती तो कभी अपने पैरों को ही, शायद कुछ गर्माहट हो जाए। तभी उन्होंने देखा कि बाहर गेस्ट रूम खुला है। शायद बहू आज लॉक करना भूल गई। अंदर गई तो उसे पलंग पर एक मोटा सा नया कंबल दिखाई दिया। उसी कंबल में दबक कर सो गई। मालती जी जाकर उस कमरे में आराम से सो गई। उन्होंने सोचा कि बहू तो देर से उठती हैं, उससे पहले ही मैं उठ जाऊंगी और अपने कमरे में चुप से चली जाऊंगी। लेकिन रात को देर के सोने के कारण सुबह उनकी आंख देर से खुली। सुबह के 10 बज गए कि तभी अचानक एक जोर की लाठी उनकी कमर पर पड़ी तो वह जोर से बिलबिला उठी। बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आकर सोने की, और मेरी माँ का कंबल ओढ़ रखा है तूने। ये गर्म कंबल खराब कर दिया। मैंने अपनी माँ के लिए ये नया कंबल लाकर रखा था। इतना कहकर वह मालती जी को थप्पड़ पर थप्पड़ उनके गालों पर जड़ने लगी तो बहू के पैरों में मालती जी गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। बहू, मत मारो मुझे, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। कुछ तो तरस खाओ इन बुढ़ी हड्डियों पर। मालती जी बहुत देर तक रोती रही, पर बहू पर तो जैसे भूत सवार था, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। छोटे पोते ने अपनी माँ को दादी से बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते देख लिया, लेकिन वह इतने तमीज़दार तो नहीं थे। लेकिन फिर भी आज उनके दिल में दादी के प्रति दया की भावना आ गई और उसने अपनी माँ के हाथ को पकड़ लिया। माँ, खबरदार, जो इतनी बूढ़ी दादी को मारा। उन्हें तुम खरी खोटी सुनाती थी, तब तो समझ आता था, पर आज आप हाथ उठा रही हैं। छी, आपको शर्म नहीं आती? सालू ने कहा, अपने काम से काम रखा कर। ज्यादा दादी की तरफदारी की तो तुम्हें भी खाने को प्रसाद दूंगी, और खबरदार ये बात किसी से कही। राहुल चुपचाप वहां से चला गया। एक बार जब बहू ने सांस पर हाथ उठा दिया तो फिर तो आए दिन बात बात पर हाथ उठा देती। दूसरे दिन जब उनका बेटा रमेश घर लौटा तो मालती जी ने अपने बेटे से बात करने की सोची, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे से बात करनी चाही, उससे पहले ही उसकी पत्नी ने अपने शरीर पर खरोंच के निशान लगा डाले। खुद को ही मार पीट कर अपने शरीर पर खून खून कर दिया। और जब रमेश कमरे में आया तो सालू चुपचाप बुत बनकर खड़ी थी। रमेश बोला, क्या हुआ डार्लिंग, इतनी चुप क्यों हो? वह कुछ नहीं बोली। रमेश उसको जग जोड़ता हो बोला, क्या हुआ बताओ तो। जब मैं बताऊंगी तो आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। आपको तो लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ, पर ये देखो आपकी भोली भाली माँ ने मेरा क्या हाल कर दिया है। इतना कहने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगी। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। रमेश, कुछ तो करो, पूरे शरीर में घाव के निशान बने हैं, बहुत दर्द हो रहा है। अपनी सांस से पहले ही अपने पति को दिखाने लगी। अब इससे पहले कि मालती जी अपने बेटे से कुछ कहती, उनका बेटा खुद ही अपनी माँ के कमरे में गुस्से में उबलता हुआ आया और बोला, माँ तो ममतामयी होती हैं, और तुमने उसे इतनी बेरहमी से मारा। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बेटी जैसी हैं। तुमने तो बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। वह तुम्हारी इतनी सेवा करती हैं और तुमने आज इसे इतनी बुरी तरह से मारा। ये सब सुनकर वह चौंक गई और बोली, यह क्या झूठा इल्जाम लगा रहा है मुझ पर बेटा? मैंने ये सब नहीं किया। मैंने कंबल को ओढ़ा था तो तेरी बीवी ने ही मुझे जगह जगह पीटा है। दर्द के मारे बहुत छटपटा रही हूँ। देख, मेरी कमर इतनी सूजकर लाल हो गई है। किचन से हल्दी का लेप लेने गई तो बहू ने किचन से ही धक्का मारकर भगा दिया था। देख तो उससे क्या किया। इस पर बेटा बोला, बस माँ, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। बर्दाश्त करने की भी कोई सीमा होती है। गांव से तुम्हें इसलिए नहीं लाया था कि तुम हमारे बीच में ही लड़ाई करवाओ। अब ये सब ड्रामा बंद करो। एक बार कान खोलकर सुन लो। अगर इस घर में रहना है तो चुपचाप रहना होगा और मेरी पत्नी को इज्जत देनी पड़ेगी, तभी तुम्हें 2 वक्त की रोटी देगी। अब तो मालती जी की हालत पहले से भी ज़्यादा खराब हो गई। वह किसी से कुछ न कहती, चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती। खाने को मिल जाता तो खा लेती, नहीं तो मांगने भी ना जाती। कभी कभी तो भूखी ही पड़ी रहती। उन्हें लगता जो हो रहा है ठीक ही तो हो रहा है। एक दिन उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, मेरी ब्लड प्रेशर की दवा ख़त्म हो गई है, उसे ला दे, और मेरे घुटने में भी बहुत दर्द हो रहा है।
चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, जरा ले चल, डॉक्टर को दिखा दे। बस क्या था, सालू तो इंतजार में बैठी थी, जैसे लड़ने के लिए। सालू छिड़कती हुई बोली, अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो इस घर से चली क्यों नहीं जाती? यहाँ बेशर्म की तरह क्यों पड़ी रहती हैं और मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हैं? शरीर के हर हिस्से में आपको दर्द होने लगा। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं कि जब देखो कुछ ना कुछ नई फरमाइश अपने बेटे से कह देती हो, और बेटा भी चुपचाप हर चीज लाकर हाजिर कर देता है। दवा तक तो बात समझ में आती है, अब डॉक्टर को भी दिखाओ। अरे शहर में डॉक्टर की फीस कितनी महंगी होती है, कुछ पता भी है? कभी आंखों में दर्द, कभी चश्मा टूट गया, ये क्या रोज रोज नया नाटक करती हैं? आपको कुछ काम धंधा है या नहीं? अब महारानी को बीपी की दवा भी चाहिए और साथ में घुटनों के दर्द की भी दवा चाहिए। खुद को तो कमाना नहीं है, बस बेटे का पैसा मुफ्त में उड़ाने का शौक पड़ा है। आप तो खर्चे पर खर्चे बढ़ाए जा रही हैं। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके स्कूल के लिए भी, उनके फ्यूचर के लिए भी कुछ रखना है। क्या सारा दौलत धन आपकी दवा दारू में ही खर्च करना होगा? यही सब बातें वह रोज रोज सुनाकर अपनी सांस का जीना हराम कर देती हैं। चाहे मालती जी कुछ बोले या ना बोले, वह तो बीच में टपक कर जरूर ताने कस देती हैं। मालती जी अपने पति को याद कर बस रोती रहती थी। आप गए तो मेरी किस्मत फूट गई। बेटे बहू ये दिन दिखाएंगे, सोचा भी नहीं था। मन करता है कभी कभी खुद खुशी कर लूं। मालती जी का शरीर भी अब बहुत कमजोर हो गया था। अगर घर छोड़कर गांव भी जाती तो वहां उनका ख्याल कौन रखता? यहाँ कम से कम 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो रही थी। एक बेटी थी जो अपने ससुराल में बिजी थी। उसके घर की आर्थिक हालत भी अच्छी नहीं थी। सास भी बिस्तर पर पड़ी थी, तो ऐसे में वह अपनी माँ को अपने साथ कैसे रख पाती? ससुर का रवैया भी बहुत अजीब था। वह अपनी माँ को चाहकर भी अपने पास नहीं रख सकती थी। मालती जी जानती थी अगर ये सब बताऊंगी तो बेटी को दुख हो जाएगी, पर वह कुछ कर नहीं पाएगी, इसलिए जब भी फोन आता तो हंसते मुस्कुराते हुए उससे बात करती। अपना दुखड़ा उसके आगे कभी नहीं रोया करती। लेकिन एक दिन मालती जी की बेटी प्रिया अपनी बेटी की को रात को सुला रही थी तो उसे खूब उल्टियाँ होने लगी। उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सुबह जब वह घर आई तो उसकी उसी समय फोन की घंटी घन घन बज उठी। उसे कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली खबर मिली जिसे सुनकर वह सोफे पर धड़ाम से गिर पड़ी। उसके हाथ में फोन छूट गया। ये सब देखकर प्रिया की बेटी और पति भी थोड़े परेशान हो गए। प्रिया के पति ने पूछा क्या हुआ है, तो उसका गला भर आया और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। उसके आंसू बस चलते ही जा रहे थे। वह कुछ नहीं बोली तो प्रिया के पति मनोज ने फोन फिर से लगाया। दूसरी तरफ प्रिया की मां की अचानक से मरने की खबर मिली तो वह भी हक्का बक्का रह गया। यह खबर सुनकर प्रिया का दिल छलनी छलनी हो गया था। एक बेटी अपनी माँ से ज़्यादा जुड़ी रहती हैं। उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई तो वह पागल सी हो गई। उसे याद आया, अभी 2 दिन पहले तो माँ से बात हुई थी। वह कह रही थी घुटने का दर्द बहुत बढ़ गया है, बाकी सब कुछ तो ठीक था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? रोते रोते वह अपनी माँ के घर यानी अपने भाई के घर पहुंची। तब तक उसका भाई अर्थी को लेकर दाह संस्कार करने के लिए निकल चुका था। प्रिया ने भाभी से कहा, भाभी मेरा भी इंतजार नहीं किया भाई ने। भाभी तो आंसू बहाते हुए चुपचाप खड़ी थी। वहां पर सब कह रहे थे, कोई कारण अभी तक ढंग से समझ नहीं आया था। बहू ने सबको ये कहा कि जिस समय माँ की मौत हुई उस समय घर में कोई नहीं था। कुरियर वाला आया था और माँ गेट खोलने जब सीढ़ियों से नीचे जा रही थी उसी समय बैलेंस बिगड़ने से वह सीढ़ियों से धड़धड़ा कर गिर गई और वह मौत की शिकार हो गई। लेकिन प्रिया को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि माँ को गठिया की शिकायत थी और वह थोड़ा बहुत ही चल पाती थी। सीढ़ियों से उतरने की बात तो बहुत दूर है, उनके घुटने का दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह ऊपर नीचे नहीं जाया करती थी। प्रिया को लगा ये सब बातें करने का अभी ठीक समय नहीं है। प्रिया वहां से दौड़ते दौड़ते शमशान घाट के पास पहुंच गई और अपनी माँ से लिपट लिपट कर बस रोए जा रही थी। ना जाने कितनी बातें
उसने एक सेकंड में अपनी माँ से कह डाली। माँ, तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? जब मैं आती थी तुम मुझे देखते ही कितनी खुश हो जाती थी। प्रिया ये खा ले, प्रिया वह खा ले, मेरे आगे पीछे घूमा करती थी। तुम मुझे इतने प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती थी, अब कौन मुझे वह प्यार दुलार देगा? माँ, मैं कितनी अकेली हो गई, अब मैं किससे अपना दुख दर्द बयां करूं? वापस आ माँ, वापस आ, मुझे छोड़कर मत जा। अपनी माँ के माथे को सहला रही थी कि तभी माँ के माथे की पट्टी सरक गई। प्रिया ये देखकर चौंक गई, क्योंकि माथे की पट्टी के नीचे तो कोई चोट के निशान नहीं थे। माथा कहीं से भी फूटा हुआ नहीं था। जैसा कि भाभी ने बताया था कि सीढ़ियों से गिरने से माँ के माथे पर बहुत चोट आई थी, पर यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ है। प्रिया के पूरे शरीर को बड़े ध्यान से देखने लगी। तभी उसकी नज़र आंचल में बंधी एक पर्ची पर पड़ी। प्रिया ने अंतिम संस्कार में उपस्थित सभी लोगों के सामने उनके आंचल को खोलकर पत्र निकाला और पढ़ने लगी, क्योंकि उस पत्र में प्रिया की मां ने कुछ ऐसे राज खोले थे जिसे पढ़कर वह चौंक गई। तभी उसकी मां की चिता को आग लगाने जा रहा था उसका भाई। प्रिया बोली, भाई रुक जाओ भाई, और मां की चिता के सामने आकर हाथ फैलाकर बोली, कोई भी इनका दाह संस्कार अभी नहीं करेगा। जब प्रिया ने ऐसा किया तो सब लोग चौंक गए और बोले, प्रिया बेटी, इतनी बावरी मत बनो, ये तो कुदरत का दस्तूर है, जो आता है एक दिन अब उसको जाना होता है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो तू अपनी माँ के शव को जलाने से रोक रही है? तब प्रिया ने अपने पति को अपनी माँ का पत्र दिखा दिया, जिसे पढ़कर उसके पति भी चौंक गए। अब बिना देरी किए प्रिया ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, लेकिन पुलिस की लाइन बिजी आ रही थी, तो उसने अपने पति को पुलिस स्टेशन भेजा। और अब तक प्रिया के भाई कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर माजरा क्या है और प्रिया ऐसा क्यों कर रही हैं। कुछ देर में प्रिया का पति पुलिस को लेकर पहुंच गया। पुलिस के आने पर सब लोग आश्चर्यचकित थे। आखिर माजरा क्या है, ये समझ नहीं पा रहे थे। प्रिया ने पुलिस वालों को वो पर्चा दिखा दिया जो कि उसकी माँ के आंचल में बंधा था। उस पत्र में प्रिया की माँ मालती जी ने लिखा था कि बहू दिन ब दिन जल्लाद होती जा रही हैं और उन पर बिना वजह हाथ उठा देती हैं, कभी कमर तोड़ती हैं, कभी गालों पर मारती है, और बेटा भी उसी का साथ देता है। लेकिन आज तो मैंने सुना, उसकी तो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। दरअसल आज रात को जब वॉशरूम जाने के लिए उठी तो उनका गला सूख रहा था, तो किचन में पानी लेने के लिए मालती जी पहुंची, क्योंकि वह अपना जग रखना रात को भूल गई थी। पानी लेने के बाद जैसे ही वह गेस्ट रूम के दरवाजे के पास से गुजर रही थी, उन्हें सालू और उसकी माँ की फुसफुसाने की आवाज़ आई। इतनी रात को दोनों क्या बात कर रही हैं, ये सोचकर उन्हें घबराहट हो रही थी। उन्हें आवाज़ आई, अभी माँ रमेश नहीं है, अभी ठीक समय है। जब ये बात उनके कानों में पड़ी तो उन्होंने रुककर दरवाजे पर अपना कान लगा दिया और ध्यान से सुनने लगी। बातों पर थोड़ा गौर किया तो उन्हें पता चला कि उसकी बहू और उसकी माँ तो मालती जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, जिनका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। दरअसल उनकी बहू और उसकी माँ एक बार इस बुढ़िया को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, नहीं तो ये बुढ़िया सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर देगी। एक छोटा सा गांव में घर है और एक खेत है, जिसे वह अपनी बेटी के नाम कर देगी, क्योंकि प्रिया की आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही है। इसलिए सालू ने 2 दिन पहले ही अपनी सास को फोन पर ऐसी बात करते हुए सुना था। इसलिए माँ बेटी दोनों ने मालती जी के खिलाफ षड्यंत्र रच दिया। मर जाएगी तो अच्छा होगा, हमें इसकी सेवा से छुटकारा मिलेगा और सारी जायदाद अपने आप हमारी हो जाएगी। इसीलिए हमें जल्दी ही कुछ करना होगा माँ। जब उन्होंने ये सब बातें सुन ली तो कुछ समय के लिए तो उनकी सांस ही उखड़ गई। समझ नहीं पा रही थी कि मालती जी अब क्या करे क्या नहीं, और क्योंकि अब तक बहुत रात हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने प्रिया को फ़ोन लगाया, लेकिन प्रिया का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था, क्योंकि इसकी बेटी की तबीयत खराब थी। वह अस्पताल में उसे लेकर भर्ती थी। उस पत्र में मालती जी ने साफ साफ लिखा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी मौत के जिम्मेदार मेरी बहू और उसकी माँ होगी। रमेश मुझे मारना चाहता है या नहीं, ये मैं नहीं जानती।
उन्होंने अपनी वसीयत का बंटवारा कर दिया। गांव वाले घर में कृष्णकांत जी की तस्वीर दीवार पर लगी हुई थी। उसी के पीछे नई जमीन के कागजात हैं जो मेरे बेटे बहू को मालूम नहीं हैं। कृष्णकांत जी के मरने से पहले एक नई जमीन खरीदी थी ताकि बुढ़ापे में मुझे कोई परेशानी नहीं हो। वह जमीन मैं बेटे बहू को देना चाहती थी, पर अब मैं अपनी बेटी के नाम कर रही हूँ और गांव का घर अपने पोते के नाम कर रही हूँ। गांव के खेत खलियान को अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम में दान दे दिया जाए, क्योंकि मुझे इस बात का आभास है कि मेरी बहू कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए मैं अपनी आखिरी इच्छा पत्र में लिख रही हूँ। शायद ये पत्थर लिखकर उन्होंने अपने आंचल में छुपाकर बांध लिया था कि इतनी ही देर में उनके साथ कोई हादसा हो गया। हुआ क्या था, अभी तक पूरी बात साफ नजर नहीं आ रही थी कि मामला ऐसे घटित हुआ। उनकी मृत्यु कैसे हुई तो पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकता था कि आखिर उनकी मौत का कारण क्या है। पुलिस ने जब वह पत्र पढ़ा तो उसके आधार पर बहू और उसकी मां को जेल की सलाखों में डाल दिया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पता चला कि मालती जी की बहू ने चाय में जहर मिलाकर उन्हें पिलाया था और शायद उसके बाद ही जब उन्होंने वह पत्र लिखा तो लिखने के बाद ही उन्होंने पत्र को मोड़कर आंचल में बांध लिया था। इसलिए वह पत्र उनके आंचल में ही रह गया। बहू तो शायद अपनी इच्छा पूरी होने के कारण इतनी खुश थी कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि उनकी माँ के आंचल में क्या है। इसी के आधार पर आज सारा सच सामने आ पाया। प्रिया ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से अपनी मां के हत्यारों को सजा दिलाई और अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। रमेश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पूछताछ से पता चला कि रमेश का इसमें कोई हाथ नहीं था। रमेश ने अपनी पत्नी को जेल में सबके सामने तमाचा मारा और बोला, मैं तुझे इतनी खुली छूट दे दी थी कि इतनी नीच हरकत करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा किस घर में नहीं होता, पर तुमने तो मेरी माँ को इस दुनिया से मिटा दिया। ये मैं नहीं जानता था। मैं तो तुम्हारा इसलिए साथ देता था कि रोज रोज कलह कौन करे। अब मैं तुमसे सब रिश्ता तोड़ता हूँ। माँ जी, आपने अपनी बेटी के इस गलत कार्य में उसका साथ दिया। कैसी माँ हैं आप। रमेश अपनी माँ की जली हुई राख को अपने हाथ में लेकर रो रहा था। अपने किए का पछतावा करना चाहता था, पर अब रोने से क्या फायदा। और प्रिया की आंखों में संतोष के आंसू छलक पड़े। उसने अपनी माँ को इंसाफ दिला दिया। दोस्तों, हर माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता होती है। अगर बेटी दुख में हो तो माँ का कर्तव्य है कि उसकी भी आर्थिक रूप से मदद करे। कानून भी इसकी अनुमति देता है, पर माँ को जायदाद के चक्कर में रास्ते से हटा देना लानत है ऐसी बहू पर। इससे अच्छा है कि बेटा कुंवारा ही रहे। लोग मरने के बाद श्राद्ध करते हैं, 56 भोग लगाते हैं, भंडारा करते हैं, पर जीते जी एक रोटी के लिए माँ को तरसा देते हैं। माँ को रोटी की जगह सिर्फ खाने की थाली में आंसू ही परोसते हैं और कुछ तो इतने नीचे गिर जाते हैं कि अपनी जन्म देने वाली माँ को ही इस दुनिया से मिटा देते हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली कहानी सुनने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।